हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत पास है। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करके ईवीएस का संपूर्ण एनसीईआरटी करा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी में ज़रूर देखें। ईवीएस एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या अभी तक आए हैं उन्हें मैंने सॉल्व कराया है। आज से जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा हिंदी। आज से हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में पहले हम हिंदी शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिंदी व्याकरण भी पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। जो भाषा का मुख्य कौशल है वो लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सभी भाषा के कौशल हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह या सभी। तो इसका सही जवाब है सभी। भाषा के मुख्य तत्व ध्वनि, संकेत और चिन्ह तीनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। मतलब जो बालक है उसको किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, राष्ट्रभाषा में, मातृभाषा में, द्वितीय भाषा में या प्रादेशिक भाषा में। तो इसका सही जवाब है कि बालक को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो हमेशा उसके मातृभाषा में देना चाहिए, क्योंकि जो मातृभाषा होता है वो बालक को पहले से पता होता है, इसलिए उसके मातृभाषा में ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। अगला है, मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें आज का क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा, तो हम पहले नॉर्मल से फिर मॉडरेट की तरफ चलेंगे। पहले हम इजी को करेंगे फिर मॉडरेट को चलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से यह क्लास है। जो लोग एकदम नए जुड़े हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यह क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है। तो देखिए, जैसे पूछा मातृभाषा का अर्थ, तो परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, तीनों ही मातृभाषा में आते हैं। वह भाषा जो हमें अपने घर परिवार आसपास से मिला हो, जो बच्चा अपने बचपन में अर्जित करता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इससे एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में। तो जो हमारी मातृभाषा होती है उसे बालक हमेशा अर्जित करता है, और जो अधिगम होता है वो सीखा जाता है किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा, किसी विशेष बुक द्वारा, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा। विद्यालय में जाकर जो भाषा सीखी जाती है उसे भाषा अधिगम कहते हैं, और जो भाषा हमें अपने परिवार, अपने वातावरण, अपने आसपास से मिलता है उसे भाषा अर्जन कहते हैं। तो मातृभाषा कैसी भाषा है? तो मातृभाषा भाषा अधिगम ना होकर के भाषा अर्जन है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या सभी। तो आपको बता दें यह सभी ही मातृभाषा का उद्देश्य होता है। अगला है, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या इनमें से सभी। तो जो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है वह है अनुकरण विधि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, भाषा अधिगम के कारण होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या उपयुक्त सभी। तो तीनों ही भाषा अधिगम के कारण है, भाषा विज्ञान भी, व्याकरण भी और भाषा कौशल भी, तीनों ही भाषा विज्ञान के भाषा अधिगम के कारण है। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रतिबंध प्रत्यय के प्रवर्तक हैं बीएस ब्लूम, रॉबर्ट गैलेसर, बीओ स्मिथ या आई के डेविस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, आई के डेविस या शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया रॉबर्ट मेगन ने, रॉबर्ट मिलर, वीएस ब्लूम या ओएम स्मिथ। तो शिक्षा का जो उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो बीएस ब्लूम द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, तीनों में ही शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? यानी सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म यानी सबसे छोटे से बड़े की तरफ। तो आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या प्रोजेक्टर विधि। तो आपको बता दें कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर की जो शिक्षण है वो निगमन विधि द्वारा संपन्न होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुकरण करता है?
आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या प्रोजेक्टर विधि। तो जो प्रयोगशाला में विद्यार्थी कार्य करता है तो वह आगमन विधि का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? तो आपको बता दें, प्राथमिक कक्षा में जब विद्यार्थी होता है तो उसके लिए आगमन विधि जो होती है वह सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई जो है वो शब्द होती है, अक्षर नहीं। प्रथम जो सार्थक इकाई है वो शब्द मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गद्य साहित्य का प्रमुख प्रकार या स्वरूप है? सृजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, स्वरभाव गद्य या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें, सृजनात्मक गद्य गद्य साहित्य का प्रमुख प्रकार या स्वरूप होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है? तो गद्य शिक्षण की जो विधियां हैं वो है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि। तीनों ही गद्य शिक्षण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है? अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि। तीनों ही विधि माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि में प्रयोग ली जाती है। अगला है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि या आगमन निगमन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आगमन और निगमन विधि। तीनों ही व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधियां हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत इजी होगा, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं बेसिक से हार्ड की तरफ जाऊंगी, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।